दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube मंच पर। तकरीबन 36-38 घंटे बाद राजस्थान में वोटिंग चल रही होगी अपनी सरकार चुनने के लिए, राज्य सरकार चुनने के लिए। और तकरीबन 4-5 महीने बाद इस देश की जनता, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जनता अपनी सरकार और अपना विपक्ष चुनने के लिए मतदान करेगी, नई सरकार और विपक्ष का चुनाव करेगी। लेकिन इस दौर में मतदान से पहले कर्मचारियों को अपने संगठन के बीच मतदान कराने की जरूरत पड़ रही है, वो भी इस बात के लिए कि हम ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए हड़ताल करें या ना करें। तो परिस्थितियां चिंताजनक हो जाती हैं, कर्मचारियों के लिए भी, सरकारी कर्मचारियों के लिए भी, अर्धसैनिक बलों के लिए भी, और इस देश की सत्ता में बैठे हुए और विपक्ष में बैठे हुए राजनीतिक दलों और नेताओं के लिए भी। आखिर सरकारी कर्मचारी ही इलेक्शन ड्यूटी करते हैं। सरकारी कर्मचारियों की तादाद इस देश में 1 करोड़ से कम नहीं है। और सरकारी कर्मचारी किस रूप में है? हर जगह देखने को मिल जाएंगे, तहसीलदार के रूप में, अधिकारी के रूप में, डीएम, एसपी, स्टेट पीसीएस के अधिकारी, एसडीएम, डीएसपी, डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, प्रोफेसर, क्लर्क, प्यून, तमाम तरीके से, रेलवे के एम्प्लॉय, टेक्नीशियन, पैरामिलिट्री फोर्सेज, हर तरीके से, हर रूप में सरकारी कर्मचारी दिखेंगे। और इन सब की समाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका है। और जब समाज में इनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है तो इलेक्शन में इनका वोट भी है। और इनकी जो पुरानी पेंशन व्यवस्था थी, पुरानी पेंशन व्यवस्था यानी 1 जनवरी 2004 के पहले अटल बिहारी वाजपेयी के फील गुड और इंडिया साइनिंग के पहले जो इस देश में सरकारी कर्मचारी बहाल हुए हैं, वो जब रिटायर होंगे या जो रिटायर हो चुके हैं, उन्हें पुरानी पेंशन व्यवस्था, उनको ओपीएस मिलती है, ओल्ड पेंशन स्कीम। उसी के तहत उन्हें पोस्ट रिटायरमेंट सुविधा मिलती है। और वो पोस्ट रिटायरमेंट सुविधा कुछ इस तरह से होती है कि जो अंतिम ड्रॉन सैलरी है, आखिरी जो वेतन होता है आखिरी महीने का, रिटायरमेंट के ठीक पहले का, उस आखिरी महीने के वेतन के 50% से यानी आधे से पुरानी पेंशन व्यवस्था शुरू होती है। और जैसे वेतन बढ़ता रहता है वैसे पेंशन बढ़ती रहती है। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने 2004 की शुरुआत में ही, यूं कहें कि 2003 में ही फैसला ले लिया कि 1 जनवरी 2004 के बाद जो भी सरकारी कर्मचारी बहाल होंगे, जो भी वैकेंसियां निकलेंगी, उनके कर्मचारियों को ओपीएस नहीं एनपीएस दिया जाएगा, यानी न्यू पेंशन स्कीम दी जाएगी। और ये न्यू पेंशन स्कीम क्या है, जरा इसे भी जान लीजिए। न्यू पेंशन स्कीम के तहत अपना मूल वेतन और महंगाई भत्ता, ये कुल मिलाकर जितना बनता है उसका 10% सरकारी कर्मचारियों को एनपीएस के लिए कटौती करानी पड़ती है, एनपीएस फंड में देना पड़ता है। और सरकार भी अपनी तरफ से तकरीबन इतना ही, जितना सरकारी कर्मचारी कंट्रीब्यूट करते हैं इतना ही, और कहीं कहीं किसी मामले में थोड़ा सा इससे ज्यादा सरकार उनके अकाउंट में क्रेडिट करती है। और ये एक फंड, ये कॉर्पस रिटायरमेंट के समय तक इकट्ठा होता है। मान लीजिए किसी सरकारी कर्मचारी का 1 करोड़ रुपया इकट्ठा हुआ, तो उसका 60% यानी 60%, यानी 60 लाख, 1 करोड़ रुपए यदि इकट्ठे हुए तो उसका 60 लाख उसे रिटायरमेंट के समय एनपीएस के रूप में मिल जाएगा। और 40% राशि सरकार अपने पास रखेगी और उसे सरकार कहीं शेयर मार्केट, बीमा कंपनी इधर उधर लगाती रहती है। और उस पैसे जो उस वक्त उसमें बचे रहे, मार्केट में डूब गए तो गए, बच गए तो ठीक है, वो पैसे जो बचे रहे, जितने भी बचे हो उस 40% का, और उस बचे हुए पैसे से हर महीने जो ब्याज होगा, वो ब्याज की राशि पेंशन के रूप में सरकारी कर्मचारियों को मिलेगी। सरकारी कर्मचारी और उनके पति या पत्नी का यदि देहांत हो गया, उसके बाद से वो 40% राशि सरकार की, वो किसी कर्मचारी को नहीं मिलती है। इसी को कहते हैं न्यू पेंशन स्कीम, इसी को कहते हैं न्यू पेंशन स्कीम। और इसी न्यू पेंशन स्कीम के गड़बड़ झाले में 1 जनवरी 2004 के बाद रिटायर होने वाले कुछ कर्मचारी ही इक्का दुक्का जो कहीं रिटायर हुए, किसी को 1000 पेंशन, तो किसी को 800 पेंशन, तो किसी को 500 पेंशन, तो किसी को 1400 पेंशन। इतने कम पेंशन जब मिलने शुरू हुए तब लोगों की नजर में आया कि ये तो गड़बड़ झाला है। और तब इसके विरोध में सरकारी कर्मचारी लामबंद होना शुरू हुए। और जब सरकारी कर्मचारी लामबंद होना शुरू हुए, उन्होंने मांग रखनी शुरू की, तो ये चुनावी मुद्दा भी बनने लगा। और राज्य सरकारें भी कहीं ना कहीं, खासकर जो गैर भाजपा दलों की सरकार है, वो इस मुद्दे के साथ साथ खड़ी होने लगी।
बीजेपी के साथ ये मुद्दा इमोशनल मुद्दा होता है, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता रहे। उनकी सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम खत्म की। जसवंत सिंह उनके वित्त मंत्री हुआ करते थे। यशवंत सिन्हा जब वित्त मंत्री थे, उस दौर से ओल्ड पेंशन स्कीम को खत्म करने की कवायद शुरू हुई। और चुनावी साल में इतनी बड़ी सुविधा को खत्म करने का रिस्क अटल बिहारी वाजपेयी ने लिया। उनकी सरकार फील गुड और इंडिया साइनिंग के मुगालते में थी। और ये फील गुड और इंडिया साइनिंग 13 मई 2004 को जब वोटों की काउंटिंग हुई लोकसभा चुनाव की, तब लोगों के सामने आ भी गया। अटल बिहारी वाजपेयी सत्ता से बाहर हो गए। उसके बाद से जो भी सरकार आई, सरकारी कर्मचारियों ने भी उस तरीके से अपनी मांग नहीं रखी जिस तरीके से अब मांग रख रहे हैं। अब उनकी आंखें खुल गई है। और मजेदार बात तो यह है कि जिन नेताओं ने, जिन सरकार में बैठे हुए नेताओं ने पेंशन खत्म की सरकारी कर्मचारियों की, वो खुद सांसद और विधायक के तौर पर पेंशन लेते हैं। यदि कोई सांसद चुनाव हार जाए उसे भी पेंशन मिलती है, उसकी पेंशन खत्म नहीं हुई। यदि कोई विधायक चुनाव हार जाए उसे पेंशन मिलती है। और सबसे बड़ा आश्चर्य कि भारत में 4 सदन जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में बने हुए हैं, किसी किसी राज्य में 1, किसी किसी राज्य में 2 और संसद में तो 2 हैं ही। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद, ये 4 सदन जो बने हुए हैं, कोई व्यक्ति यदि इनमें से 2 का सदस्य है तो उसे 2 जगह से पेंशन मिलेगी। और कोई व्यक्ति 4 का सदस्य है तो उसे 4 जगह से पेंशन मिलेगी। उदाहरण के तौर पर सुशील कुमार मोदी का उदाहरण लेते हैं, उन्हीं का नाम लेते हैं। सुशील कुमार मोदी ने राज्यसभा में, भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, राज्यसभा सांसद हैं, बिहार में लंबे समय तक, 1 दशक से ज्यादा समय तक वो वित्त मंत्री रहे हैं, आर्थिक मामलों की अच्छी जानकारी रखते हैं। उन्होंने राज्यसभा में एक लंबा चौड़ा भाषण दिया था पिछले साल एक संसद सत्र में, लंबा चौड़ा भाषण, और तर्क गिनाया कि नई पेंशन स्कीम कितनी फायदेमंद है और ओल्ड पेंशन स्कीम यदि बहाल किया जाएगा, फिर से उसे बहाल किया गया तो इस देश की अर्थव्यवस्था पर कितना बुरा असर पड़ेगा, इस देश के खजाने पर कई लाख करोड़ का बोझ पड़ेगा। वो ये नहीं बताते कि कितने पैसे बट्टे खाते में डाले जाते हैं, कॉरपोरेट के लाखों करोड़ रुपए के लोन राइट ऑफ किए जाते हैं, वो चर्चा उन्होंने नहीं की। लेकिन उन्होंने बताया कि इस प्रकार से सरकारी कर्मचारियों को पेंशन देने से बोझ बढ़ेगा। अब जरा सुशील मोदी जी का भी इतिहास जान लीजिए। सुशील मोदी बिहार विधानसभा, बिहार विधान परिषद, लोकसभा और अब राज्यसभा, 4 सदन के सदस्य हैं। और जिस दिन वो किसी सदन के सदस्य नहीं रहेंगे, उन्हें 4 जगह से पेंशन मिलेगी, 4 जगह से। यानी खुद तो पेंशन लेंगे, सरकारी कर्मचारियों की पेंशन का विरोध करेंगे। वो सरकारी कर्मचारी जो इस देश को खून पसीने से सींचते हैं, जिस सरकारी कर्मचारी को बनने के लिए, सरकारी नौकरी पाने के लिए पूरे देश के गांव-गांव के बच्चे दिल्ली, पटना, इलाहाबाद और दूसरे शहरों में अलग अलग कोचिंगों में जाते हैं, बैंक की वैकेंसी का, सरकारी दूसरी वैकेंसियों का, रेलवे की वैकेंसी का इंतजार करते हैं। और अब रेलवे 21 और 22 नवंबर को, यानी कल और परसों ही, अपने अलग अलग जोन और डिवीजन में कर्मचारियों के बीच वोटिंग करा रहा है कि हड़ताल किस दिन की जाए ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग को लेकर। राजस्थान में वोटिंग होने वाली है। डिफेंस के स्टाफ इसके समर्थन में आ गए हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम के। अर्धसैनिक बलों को भी, जो पैरामिलिट्री के लोग हैं, उनको भी इसकी आवश्यकता है। और टीचर, क्लर्क, डॉक्टर, नर्स, ड्रेसर, इंजीनियर, डॉक्टर, उन सबको तो है ही। अब देखते हैं आगे क्या होगा इस मुद्दे पर। और इसी मुद्दे पर हम चर्चा के लिए चलते हैं। इस मुद्दे को लेकर लंबे समय से संघर्षरत और ऑल इंडिया पुरानी पेंशन बचाओ समिति के, इनका एक संगठन भी है, उस समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष, सबसे बड़ा संगठन है, उस समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु जी के पास। विजय बंधु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपने तो एक संगठन बनाकर पूरे देश भर के कर्मचारियों को जागरूक किया, वो अपनी मांगों के लिए लामबंद हुए। अब रेलवे ने 21 और 22 नवंबर को वोटिंग करवाई है कर्मचारियों के बीच कि क्या इसके लिए हड़ताल की जा सकती है। और दूसरे रास्ते भी पेंशन की बहाली के लिए, ओल्ड पेंशन की बहाली के लिए तलाशे जा सकते हैं। आज 23 नवंबर को इसकी काउंटिंग भी हो रही है जो उन लोगों ने वोटिंग कराई है। और जो उम्मीद जताई जा रही है कि रेलवे वालों की वोटिंग हो या डिफेंस की अलग अलग विंग का मामला हो, ये सब लोग जिस प्रकार से समर्थन में आए हैं, मोटे तौर पर केंद्रीय कर्मचारी समर्थन में आए हैं। तो आप लोगों की ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग अब कहां तक आगे बढ़ती हुई
और भारतीय जनता पार्टी का रुख कहां तक, उसका टोन डाउन होता हुआ या भारतीय जनता पार्टी को अपने रुख से पीछे हटाते हुए आप लोग कहां तक दिख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 1 अक्टूबर को जो दिल्ली की रामलीला मैदान में रैली थी, उसका बहुत व्यापक असर पड़ा। कुछ लोगों ने तत्काल उसका असर देखा, कुछ सरकार जो है थोड़ा तानाशाह है, उसको धीरे-धीरे अपने अंदर खाने में विचार-विमर्श कर लिया। लेकिन ये आंदोलन अब तूल पकड़ चुका है और ये देश का सबसे बड़ा मुद्दा है पुरानी पेंशन की बहाली। रही बात रेलवे या डिफेंस के या केंद्रीय कर्मचारियों तमाम सारे जो इस पर एक जन जागरण या एक जनमत संग्रह कराया जा रहा है। हमारी भी अपील रही है कि जनमत संग्रह में पूरी तरह से आप भाग लीजिए और अधिक से अधिक आप वोटिंग करिए और आपको जानकर आश्चर्य होगा 99% जो लोग कर्मचारी हैं वो कह रहे हैं कि हड़ताल होनी चाहिए ओपीएस के नाम पर। ओनली ओपीएस के नाम पर हड़ताल होनी चाहिए। ये जनमत संग्रह कर्मचारियों ने अपनी तरफ से दे दिया। अब संगठनों की जिम्मेदारी है, जो संगठन को लीड कर रहे हैं उनकी जिम्मेदारी है कि अगर किसी विषय को लेकर 99% अगर लोग हैं तो अब हड़ताल होनी चाहिए। और निश्चित रूप से रेल अगर हड़ताल होती है तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा प्रेशर, बहुत बड़ा दबाव सरकार पर होगा और हो सकता है ये निर्णायक मोड़ हो पुरानी पेंशन का। लेकिन इसी के साथ मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि 2016 में भी इसी तरह से मत संग्रह किया गया, उस पर भी लोगों ने बहुत चढ़ बढ़ करके साथ दिया, लेकिन किसी कारणवश वो हड़ताल नहीं हुई। समझौते हुए, क्या नहीं है, वो तमाम सारे लोग जानते हैं। मेरा इतना मानना है कि अगर जनमत संग्रह 99% हुआ है तो हड़ताल होनी चाहिए, निश्चित रूप से होनी चाहिए। अब आप एक सवाल किया जी जी, आप कंटिन्यू करें। एक सवाल आपने किया क्या भारतीय जनता पार्टी का रुख इस पर कुछ पॉजिटिव हो रहा है? मैं बड़ी जिम्मेदारी साथ कहता हूँ, एनपीएस में हमें सुधार नहीं चाहिए। अभी तक जो कवायद है वो सुधार के लिए है और हमें जो एनपीएस का 1 करोड़ के आसपास कर्मचारी चाहे सेंट्रल का स्टेट, उसे सुधार नहीं चाहिए। उसे सरकार द्वारा दिया जा रहा हो या संगठनों द्वारा उस पर कोई सहमति दी जाती है। शिक्षक कर्मचारी अगर सहमति देता है कोई संगठन या नेता तो शिक्षक कर्मचारी का दुश्मन है, ये बात लोग पूरी तरह से समझ चुके हैं और संशोधन के लिए इतना बड़ी कुर्बानी, इतनी बड़ा आंदोलन नहीं किया जा रहा। हूबहू पुरानी पेंशन अटेवा एनएमओपीएस की मांग है और हम उसी पर रुकेंगे, उसके पहले कोई सवाल नहीं। कोई सवाल नहीं, यानी आप झुकने के लिए तैयार नहीं है। एक आशंका, कई सारे सरकारी कर्मचारी जो मेरे मित्र हैं उनसे हमने बात की, आरएसएस की तरफ से थोड़ा टोन डाउन करने की बात है। बीजेपी के कुछ लोग अब दबी जुबान में ही सही कहना शुरू कर रहे हैं कि हमने इसका विरोध कहाँ किया था, हम तो इसके लिए रास्ता तलाश रहे हैं। अब मुझे भी समझ नहीं आता कि रास्ता क्या हो सकता है। बीच के रास्ते को आप स्वीकार करने को तैयार नहीं, आपका संगठन कर्मचारी स्वीकार नहीं कर रहा है, वो सीधे कह रहे हैं क्योंकि पुरानी व्यवस्था हूबहू चाहिए जिसमें 50% अंतिम सैलरी से 50% राशि से पेंशन शुरू होती थी और सैलरी जैसे बढ़ती थी वेतन आयोगों की सिफारिशों या टीए डीए या अलग अलग समय पे उस तरह से वो भी बढ़ता था। राजस्थान में 25 को वोटिंग है और राजस्थान का चुनाव जितना क्लोज कॉन्टेस्ट का बताया जा रहा है, जितना करीबी मुकाबला बताया जा रहा है, उसमें कहा जा रहा है कि ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत जो लाभार्थी हैं, जो गहलोत की योजना के लाभार्थी हैं, गहलोत ने जिन्हें पेंशन दी है, वो इस चुनाव में या उनके परिवार के लोग इस चुनाव में निर्णायक वोटर हो सकते हैं, इतने करीबी मुकाबले में। कुछ लोग कुछ हिडन बातें भी कह रहे हैं कि आखिर सरकार जाएगी तो जाएगी कहां, आखिर चुनाव कराने की जिम्मेदारी, ईवीएम कंट्रोल की जिम्मेदारी तो इन सरकारी कर्मचारियों के पास ही रहेगी। तो जल में रह के मगर से बैर, पानी में रह, जल में रह के मगर से बैर, पानी में रह के मगरमच्छ से बैर नहीं पाला जा सकता। ये एक दूसरी थ्योरी सामने आ रही है। क्या आपको लगता है कि इस देश भर में उन राज्यों के सरकारी कर्मचारी जहां ओपीएस लागू नहीं है और केंद्र सरकार के सरकारी कर्मचारी 90 लाख के करीब की एक अनुमानित तादाद बताई जा रही है, तकरीबन 3-4 करोड़ इनके परिवार के वोटर होंगे, इलेक्शन ड्यूटी यही लोग करेंगे। आने वाले वक्त में किस प्रकार की तस्वीर आप उभरती हुई देख रहे हैं? यदि भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पर रिजिड रहती है, दृढ़ रहती है कि हम नहीं देंगे। देखिए, जो ओपीएस को ना है उसको हमारी टीम, हमारे कर्मचारियों की वोट की ना है, सीधा सीधा फंडा है।
जो पेंशन नहीं तो वोट नहीं, एकदम क्लियर फंडा है। और आपने बिल्कुल सही कहा, जो जानकार लोग बता रहे हैं कि राजस्थान का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है और सच भी यही है कि वहां सरकार शिक्षक कर्मचारी तय करने जा रहा है ओपीएस के मुद्दे पर। ये बिल्कुल सही है और राजस्थान के साथियों के बीच में मैंने जो जानकारी ली, वो सारे के सारे लोग तैयार हैं ओपीएस के पक्ष में, ओपीएस को सेव करने के लिए। और मैं राजस्थान के आपके माध्यम से अपील कर रहा हूं कि आप चूकिएगा नहीं, क्योंकि आपका तो सेव होगा ओपीएस, आप ही के यहाँ से पूरे देश का रास्ता खुलेगा। इसलिए अपना वोट, अपने परिवार का वोट, अपने जितने जानने वालों का वोट आप ओपीएस के पक्ष में डालें और ऐसी जनमत संग्रह तैयार हो गई, इसमें कोई दो राय नहीं। सरकार जो आज गृह मंत्री जी के बयान इस पर आया है कि हमने कमेटी बना रखी, मैं बहुत जिम्मेदारी साथ कहना चाहूँ, कमेटी एनपीएस में सुधार के लिए है। और हमने पहले भी कहा और अब भी कह रहे हैं कि कर्मचारी ओपीएस से कम 1972 की पेंशन नियमावली है वही हमें चाहिए, हमें ज्यादा और कम नहीं चाहिए। और बहुत लोग कहते हैं एनपीएस में ज्यादा मिले, मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, हमें वो पुरानी वाली और कम वाली ओपीएस ही चाहिए। और अगर आपको मैं बता दूं, ये बात सही है कि राजस्थान के चुनाव को जीत हार का जो पैमाना होगा, जो बहुमत का आंकड़ा होगा, वो यही ओपीएस तय करेगा। और जिसने ओपीएस लागू किया है उनके पक्ष में लोग खड़े होंगे। हम कर्मचारी के साथ साथ हम नागरिक भी हैं, हम वोटर भी हैं और अपने वोट का प्रयोग अपने मुद्दे के लिए करेंगे। आप वोट का प्रयोग मुद्दों के लिए करने की बात कर रहे हैं। इस देश का सबसे बड़ा नियोक्ता भारतीय रेलवे है, 13.5 लाख के करीब उसके कर्मचारी हैं और लगभग उतने ही पेंशनर हैं। 27 लाख रेलवे परिवार है भारत में, मोटे तौर पर, जो रेलवे से या तो कर्मचारी है या पूर्व कर्मचारी है। इन 27 लाख परिवारों को देखें तो 1 करोड़ वोट भी होते हैं, सिर्फ रेलवे की बात करें। दूसरे सरकारी कर्मचारी और पेंशनर की बात आप छोड़ दीजिए, उनको जोड़े तो यह आंकड़ा 5-6 करोड़ तक भी जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी को पिछले चुनाव में 18 से, और एनडीए की बात करें, भाजपा और एनडीए दोनों को जोड़ करके, तो तकरीबन 20-22 करोड़ के करीब वोट आए थे। क्या इन 6 करोड़ वोटों को लेकर के, 5 करोड़ वोटों को लेकर के कोई इतना बड़ा रिस्क, इतनी बड़ी हठधर्मिता चुनावी साल में, जब चुनाव केवल 4-5 महीने दूर है लोकसभा के, नरेंद्र मोदी और अमित शाह की किस्मत दांव पर है, जाति जनगणना के नीचे वो डूबे पड़े हैं, आरक्षण बढ़ाने का प्रस्ताव उनकी नींद हराम कर रहा है। वैसे में एक तो करेला उनके सामने है, आरक्षण और जाति जनगणना, दूसरा वो करेला के ऊपर ओल्ड पेंशन की नींव चढ़ाने के लिए क्या आपको लगता है कि वो तैयार बैठेंगे? एक करेला दूजा नींव चढ़ा। देखिए, केंद्र सरकार निश्चित रूप से शिक्षकों कर्मचारियों के विरुद्ध तमाम सारे निर्णय लिए हैं और ये तानाशाह सरकार है और इन्होंने सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ एक मानसिकता पैदा कर ली है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जबकि मैं बार-बार कहता हूं, हम सरकार के आंख नाक कान हैं, सारी योजनाओं को इम्प्लीमेंट करने का काम हम ही सब लोग करते हैं। लेकिन उसके बाद भी हठधर्मिता ठीक है। लोकतंत्र में लोगों का जो सुझाव होता है, लोगों को जो जनमत होता है, उस पर चलना पड़ता है। ठीक है, कोई निर्णय हुआ होगा, गलत हुआ होगा, इसमें स्वीकार करने में कुछ नहीं जाता है। तमाम सारे लोगों ने इसको पहले गलत बोला था, इस आंदोलन के दम पर तमाम सारे लोगों ने आज हाँ कहा है। तो मैं तो भारत सरकार से भी निवेदन करता हूँ, प्रधानमंत्री जी से निवेदन करता हूँ कि आप इतनी हठधर्मिता पुरानी पेंशन में क्यों कर रहे हैं? और जबकि मैं बता दूं, ओपीएस राष्ट्र हित में है, एनपीएस उद्योगपतियों के हित में है। एनपीएस से 10% हमारा, 14% सरकार का पैसा उद्योगपति ले जा रहे हैं। अभी तो उत्तर प्रदेश के अंदर आपने एनपीएस का जो घोटाला देखा है, बहुत बड़ा घोटाला है। तो भारत में पूरी दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला एनपीएस साबित होगा। मैं उस मुद्दे पर आ रहा हूँ विजय बंधु जी, मैं उस मुद्दे पर ही आ रहा था। अभी मैंने देखा कि बिना कर्मचारियों से पूछे उनका जो एनपीएस का फंड है उसको किसी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी को, प्राइवेट बीमा कंपनी को ट्रांसफर कर दिया गया है। किसी जिले में 100 टीचर हैं, कहीं 20 टीचर हैं, कहीं 200 टीचर हैं, कहीं 250 टीचर हैं, जो लमसम एक अनुपात है, लगभग का अनुपात और संख्या है। ये हो क्या रहा है आखिर? ये पैसा क्या वारी न्यारी करने के लिए है? मैं आपको बताऊं, ये जो अभी कुछ एक दिखे हैं जो सामने आए, ये सब जगह हो रहा है, चाहे वो जिस जगह, जिस विभाग में, सब जगह। क्योंकि एनपीएस के पैसे का कोई माई बाप नहीं है, जिसकी जो मर्जी है उसको लगा रहा है, जिसकी मर्जी जहां ले जा रहा है, जिसकी मर्जी उसको प्रॉफिट ले रहा है, कुछ भी नहीं है इसमें श्योर। और इसीलिए अटेवा एनपीएस लगातार इस बात को मांगा कि इस एनपीएस में हमारी कारी कमाई का पैसा, गाड़ी कमाई का पैसा, सरकार का 14% पैसा क्यों बट्टे खाते में डाला जा रहा है?
एकदम चारों तरफ से होड़ मची है लूटने के लिए। कहीं कोई कमीशन खोरी में जा रहा है, कहीं कोई पैसा मनमानी लगा दे रहा है। जिन कंपनियों में लगना चाहिए उनमें न लग करके पता नहीं कौन-कौन कंपनियों में कौन-कौन लोग लगा दे रहे हैं। और ये लगातार हो रहा है। अभी जहाँ-जहाँ मैं तो कहता हूँ कि पूरे देश के एनपीएस के पैसे की जाँच होनी चाहिए, कैग से होनी चाहिए जाँच। तो पता चलेगा सरकारों की आँखें खुलेंगी, कितना बड़ा भ्रष्टाचार और कितना बड़ा घोटाला एनपीएस के तहत किया जा रहा है। और इसीलिए मेरी मांग है कि इस व्यवस्था को खत्म करके हूबहू पुरानी पेंशन लागू की जाए। उसका अंतिम विकल्प यही है। और मैं फिर कह रहा हूँ, एनपीएस उद्योगपतियों के हित में है और ओपीएस राष्ट्र हित में है। ये बात मैं यूं ही नहीं कह रहा हूँ, राष्ट्र हित में बताऊं आपको। सरकार सरकारी कर्मचारी का पैसा प्राइवेट में क्यों ले जाए? प्लस हमारा जब जीपीएफ होता था पुरानी पेंशन के अंतर्गत, तो जीपीएफ का पैसा बहुत सारा सरकार अपने डेवलपमेंट में काम लगाती थी और उसे बहुत सारा डेवलपमेंट करती। अलग अलग टाइम पर आदमी रिटायर होता था, अलग अलग टाइम पे उसको मिल जाता था। तो सरकार अपने अंडर में सारी चीजें ओपीएस के तहत क्यों नहीं रखना चाहती है? एक बात आ रही है कि हम संशोधन करते हैं। मैं तो कहता हूँ एनपीएस में संशोधन इस भ्रष्टाचार को और बढ़ावा है। इसको और लूटने की छूट दी जानी चाहिए। और अगर 40-45% एनपीएस में आप दे सकते हैं, तो फिर ओपीएस गुरेज क्यों? आप उसी में महत्वपूर्ण सवाल आपने उठाया, बहुत बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने उठाया। एक सवाल इससे जुड़ा हुआ ये है, राजस्थान में जब अशोक गहलोत साहब की सरकार ने पेंशन देने की बात की, तो निर्मला सीतारमण देश की वित्त मंत्री, उनके साथ राजस्थान सरकार का एक विवाद भी हुआ। राजस्थान सरकार ने अपने कर्मचारियों का एनपीएस का जो पैसा था वो केंद्र सरकार से मांगा। कर्मचारी 10% कंट्रीब्यूट करते हैं और लगभग इतना ही सरकार अपनी तरफ से एड ऑन करने की बात कहती है। तब जाके वो एक कॉर्पस इकट्ठा होता है जिसका 60% दे दिया जाता है और 40% के ब्याज से आपको हर महीने जो आपकी किस्मत से बचा रहा हो उसका मिलता है। शेयर बाजार में डूब गया तो ठीक है, बच गया तो ठीक है, लेकिन वो कभी कर्मचारियों को मिलना नहीं है। कर्मचारी का देहांत हो गया, वो पैसा सरकार का हो गया, ये रूल है। लेकिन वो पैसा जो आपने अभी तक कटाया है, जीपीएफ कटता नहीं है। जहां तक मेरी जानकारी है, नए कर्मचारियों का जीपीएफ की जगह, जनरल प्रोविडेंट फंड की जगह अब तो एनपीएस की राशि कटती है, मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 10%, यही है शायद रूल। जी बिल्कुल। तो ये पैसा अब क्या करेंगे? जब ओल्ड पेंशन स्कीम से आप मांग कर रहे हैं कि लागू हो, तो क्या उस पैसे को आप छोड़ने के लिए तैयार है जो आपने दिया है, या मांगने के लिए तैयार है, या उसको जीपीएफ में कन्वर्ट कर दिए जाने की मांग आपकी है? मैं कह रहा हूं कि राजस्थान का 41,000 करोड़ रुपए जो राज्य कर्मचारियों का पैसा है, वो पीएफआरडीए बिल एनएसडीएल के पास है और वो एनएसडीएल नहीं मना कर रहा है, बल्कि केंद्र सरकार मना कर रही है। मैं तो कहता हूं जब राज्य का पैसा है तो आप उसको वापस देने में क्या दिक्कत है? जब हमारा आपका अनुबंध था, वो अनुबंध हमारा टूटा है, तो 41,000 करोड़ रुपए राजस्थान सरकार का और वहां कर्मचारियों का पैसा वापस करना चाहिए। अब आदमी सवाल होता है कि इसमें नियम नहीं, तमाम सारे लोग बताते हैं। केंद्र सरकार में तमाम सारे ऐसे लोग जो विज्ञापन को लेकर के, नियुक्ति को लेकर के विसंगति बस ओपीएस से छोड़ के एनपीएस में आ गए थे और सरकार ने उनको एनपीएस से ओपीएस में कर दिया कोर्ट के कहने पर। और जब कर दिया तो उनका पैसा वापस हुआ। जब एक का पैसा वापस हो सकता है तो दूसरे का पैसा क्यों नहीं वापस हो सकता? ये बड़ा सवाल है। दूसरा मैं कह रहा हूं, संगठन की नहीं, एक मिनट विजय बंधु जी, आपके संगठन की सबसे बड़ा संगठन आपका है पूरे देश में पेंशन की मांग करने वाला, सरकारी कर्मचारियों का एक तरह से सबसे बड़ा यूनियन जिसके आप अध्यक्ष हैं। आपके संगठन की मांग उस राशि को आपके खाते में वापसी या जीपीएफ अकाउंट को रिक्रिएट कर उसमें डालने की कोशिश, कवायद, किस मांग के साथ आप जाना चाहेंगे? मैं कहता हूं वापस करने के बजाय आप हमें जीपीएफ के रूप में, क्योंकि जीपीएफ पे पैसा 10 से 15%, 20% लोग कटवाते हैं। हमारा उस पैसे को वापस को जीपीएफ के रूप में आप वापस कर दीजिए, वो जीपीएफ अकाउंट हो जाएगा, हमारा पैसा सेफ हो जाएगा और पुरानी पेंशन व्यवस्था, क्योंकि वहां राजस्थान में चालू हो गई है, उस राजस्थान व्यवस्था को आगे प्रोवाइड कराए जाएंगे। दूसरा जो आपको बता दूं, और इस बात को लेकर के बहुत उत्तेजना है, बहुत गुस्सा है राजस्थान कर्मचारियों में कि मेरा पैसा क्यों नहीं वापस किया, और इसका परिणाम आप देखिए 3 दिसंबर को दिखाई पड़ेगा, क्योंकि लोग केंद्र सरकार से बहुत नाराज है कि हमारा पैसा वापस क्यों नहीं कर रहे हैं, जब राजस्थान सरकार ने पुरानी पेंशन वापस कर दिया। और हम जो कहते हैं गहलोत सरकार को मैं बना दूंगा, गहलोत सरकार ने पूरे देश को एक नजीर दिया है, एक रास्ता दिखाया है, एक रोल मॉडल स्थापित किया है। और अभी तो उन्होंने चुनाव में उन्होंने कहा कि ओपीएस को हम कानून की गारंटी के अंतर्गत ला देंगे। इसका मतलब कोई भी सरकार और जाए, अगर राजस्थान सरकार दोबारा इस बार आ गई तो कानूनी अमली जामा फैला दिया जाएगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, लेकिन ओपीएस हूबहू अपनी जगह बनी रहेगी।
ये बहुत बड़ा गहलोत जी का एक बहुत बड़ा विल पावर है, बहुत बड़ी उन कर्मचारियों के प्रति उनकी सोच है। मैं सैल्यूट करता हूँ और कर्मचारियों से कहता हूँ कि अगर आपके लिए कोई व्यक्ति, अगर कोई चीज़ आपके लिए इतने तक जाने तैयार है, तो आपकी भी फर्ज बनता है कि आपका 25 तारीख को जो वोट है, आपकी अंगुलियों पर आपका भविष्य है। आप अपने भविष्य के लिए अपनी उंगलियों को इस्तेमाल करिए और कानूनी जामा पहनाने में आप मदद करिए, जिससे पूरे देश के लिए एक नज़ीर बन सके। आखिरी सवाल विजय बंधु जी, ओल्ड पेंशन स्कीम का मुद्दा लोकसभा चुनाव में आपके लिए कितना बड़ा मुद्दा है? किसकी ईंट से ईंट आप बजाएंगे लोकसभा चुनाव में? सीधा सवाल, ओल्ड पेंशन का समर्थन करने वालों की या ओल्ड पेंशन का विरोध करने वालों की? मैंने हमेशा इस आंदोलन को लेकर सीधा बात किया है, जो हमारा विरोध करेगा हम वोट की चोट से उसका विरोध करेंगे, जो हमारा समर्थन करेगा हम उसके समर्थन में खड़े होंगे। ये बात हमारे संविधान ने हमको एक ताकत दी है कि आप अपने मुद्दे के लिए वोट करें और हम हमारे पेट पर जो चोट करेगा हम वोट की चोट करेंगे। ये स्पष्ट रूप से पूरे देश के कर्मचारियों की मान्यता है और इसी पर काम चल रहा है। हमारा संगठन लगातार उस दिशा में वोट फॉर ओपीएस का कैंपेन चला रखा है और ये कैंपेन लगातार सफल हो रही है। चाहे आप जिन राज्यों के अंदर देखिए, वहां वोट फॉर ओपीएस ने धूम मचा दिया। राजनीति का दृश्य बदला है, राजनीति के पैमाने बदले हैं और मुझे खुशी इस बात के लिए है। वोट फॉर ओपीएस ने इस देश की जो राजनीतिक व्यवस्था थी, जाति, धर्म, भाषा सबको तोड़ा है। मैं तो सैल्यूट करता हूं इस आंदोलन को कि इसने इस देश की जो परंपरा रही, जात, धर्म, भाषा से ऊपर उठ करके उस व्यवस्था को इस पेंशन आंदोलन लाया है। मुझे अपने फक्र है अपने संगठन पर, अपने साथियों पर। एक छोटी सी घटना आपको याद दिला दूं, एक दूसरे चैनल पर आप हमारे साथ थे उस दिन भी जब हिमाचल का रिजल्ट आया था और उसके बाद संसद के सत्र के दरमियान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में ओपीएस का नाम लिए बिना किस प्रकार से विपक्षी दलों पर तंज कसते हुए कहा था कि चुनाव जीतने के लिए जो काम आप कर रहे हैं ये देश की भावी पीढ़ी को खतरे में डाल रहे हैं। छोटा सा संक्षिप्त जवाब आपसे चाहेंगे कि भावी पीढ़ी को खतरे में डालने का काम क्या विजय बंधु जी आप वाकई कर रहे हैं, या 25 लाख करोड़ रुपए जो बट्टे खाते में जो लोन राइट ऑफ किए जा रहे हैं बैंक के बड़े बड़े कॉर्पोरेट के, वो लोग इस देश की भावी पीढ़ी का भविष्य खतरे में डाल रहे हैं? वो ओपीएस मांगकर आप डाल रहे हैं या वो लोग डाल रहे हैं? पहले बार कहना चाहता हूं, देश के प्रधानमंत्री ने बिल्कुल आपने सही कहा कि बोला, मुझे खुशी है। नेगेटिव बोला, हमारे मुद्दे के नेगेटिव बोला, लेकिन मुझे खुशी है क्योंकि प्रधानमंत्री जल्दी मुद्दों में बात नहीं करते। उनको बोलना पड़ा हिमाचल के उस चुनाव परिणाम के बाद। लेकिन मैं जवाब देना चाहता हूं, इस देश के पैसे को लेकर तमाम सारे उद्योगपति भारत से बाहर चले गए। वो इस देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। उद्योगपतियों का पैसा माफ किया जाए, हजारों हजारों करोड़, वो लोग इस देश के भविष्य के साथ खतरा है। विज्ञापनों पर पैसा हजारों हजारों करोड़ खर्चा, वो इस देश के भविष्य का खतरा है। अपने नेता अपनी सुरक्षा में पैसा खर्चा कर रहे हैं, रैलियों पे खर्चा कर रहे हैं, वो देश के लिए भविष्य का खतरा है। और मैं कहता हूं, मैं तो खुशी हूं इस बात के लिए, देश का अर्धसैनिक बल इस देश में पेंशन से वंचित है और नेता एसी में बैठकर पेंशन लेता है। ये है देश के साथ नाइंसाफी, ये है देश के भविष्य के साथ खिलवाड़। देश के बॉर्डर के लिए मान शान है हमारा अर्धसैनिक बल, वो जीरो टेम्परेचर पर जाकर के हमारी देश की सुरक्षा करता है, उसको पेंशन नहीं दी जा रही है और नेता लोग पेंशन ले रहे हैं और भविष्य का नुकसान हमको बता रहे हैं। मैं तो कहता हूं, अगर इस देश में ईमानदारी है, नेताओं को जुमले और आदर्श की बात करूं तो सबसे पहले वो पेंशन छोड़े, उसके बाद फिर हमसे कोई बात करे तो हम समझेंगे वो भविष्य की बात कर रहे हैं। और देश के जो अग्निवीर बना दिया गया, ये देश के साथ क्या है? ये देश के नौजवानों के साथ और किसान मजदूर उस बच्चों के साथ बहुत बड़ा छल, ये भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। मैं स्पष्ट बात करना चाहता हूँ, अग्निवीर इस देश के किसानों, मजदूरों, किसान और जो बेचारा शोषित वंचित है, जो गांव गिराव का है, जो ठेला दुकानदारी से आकर देश की सेना में काम करता है, उसके लिए उसके भविष्य का कुठाराघात है। बंद करिए अपनी पेंशन, बंद करिए अपनी सुविधा, फिर हमसे आप बात करिए तो मुझे लगेगा कि हाँ आप कुछ बात करना चाहते हैं। जी, इस पेंशन के मुद्दे पर बेहद सार्वजनिक तरीके से एक एक पॉइंट को, एक एक बिंदु को हमारे दर्शकों के सामने लाने के लिए विजय कुमार बंधु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने विजय कुमार बंधु जी ने जो बताया और जिस प्रकार से पेंशन की बात को लेकर वो पूरी मुखरता के साथ लगे हुए हैं, चाहे चुनाव राजस्थान का हो, चाहे चुनाव दिल्ली का हो, किसी दूसरे राज्य का हो, चाहे चुनाव लोकसभा का हो, सरकारी कर्मचारी ये तय करेंगे
कि जो पेंशन की बात करेगा उसके सत्ता में आने की गुंजाइश बढ़ती जाएगी, और जो पेंशन का विरोध करेगा उसका सरकारी कर्मचारी ठान चुके हैं कि झोला उठा दिया जाएगा। अब झोला कैसे उठाएंगे? क्या अपने वोट्स की चोट से उठाएंगे या किसी और तरीके से उठाएंगे? ये सरकारी कर्मचारियों की अपनी मांग है, जायज मांग है। देखते हैं सरकार कितना जल्दी इस पर निर्णय लेती है और किस प्रकार से फैसले लेती है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।